हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द पीवाईक्यू में। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी से रिलेटेड जो घटना चक्र के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमने पिछला लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 25 से ख़त्म किया था, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है, ठीक है। तो अब जो फ़िलहाल में आगरा शहर है ये बसाया गया था किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी साम्राज्य के आखिरी शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोदी वंश की बात करें तो यहाँ पे बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी, यही दो लोदी जो शासक हैं, इनके ही नाम प्रचलित हैं। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। तो ये जो आगरा शहर है बसाया गया था इसलिए ताकि राजस्थान के शासकों पे एक नियंत्रण बना रह सके। इसके साथ ही गजे सिकंदरी नाम का इसने एक नाप का पैमाना बनाया था। कृषि और व्यापार की उन्नति का प्रयत्न इसने किया था। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गजे सिकंदरी जो है ये किसके समय आरंभ किया गया था? तो गजे सिकंदरी एक नाप का पैमाना है जो कि सिकंदर लोदी के समय ही इस्तेमाल में लाया गया था। उसके बाद इन्होंने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की थी। इसके साथ ही जो एक योग्य व्यक्तियों की सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह के पश्चात सामने प्रस्तुत की जाती थी, ठीक है। शिक्षित था, विद्वान था। इसके साथ ही इन्होंने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी, इसका अनुवाद किया था, ठीक है। बाद में इन्होंने गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ जिसका नाम था लज्जते सिकंदर शाही, इसकी भी रचना की थी। तो याद रखिएगा, 2 ग्रंथ इम्पॉर्टेंट है, एक है फरहंगे सिकंदरी और दूसरा है लज्जते सिकंदर शाही। ये दोनों ही इनसे रिलेटेड हैं, सिकंदर लोदी से। इसके साथ ही सिकंदर लोदी जो है शहनाई सुनने का शौकीन था और साथ ही ये कविताएं भी लिखता था जिनका ये उपनाम था गुलरुखी। याद रखिएगा, गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के बारे में अब हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के जो फाउंडर थे उनका नाम है हरिहर बुक्का। ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, हरिहर नाम का और दूसरा बुक्का नाम का व्यक्ति है। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल यानी कि 1336 के आसपास हुआ था और हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे जिन्होंने किया था। और इसकी राजधानी जो थी वो हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पे स्थित थी, ठीक है। तो राजधानी हम्पी हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य किसके द्वारा बनाया गया? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्तियों के नाम से। नेक्स्ट है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो यहाँ पे हरिहर और बुक्का जो थे ये प्रथम शासक थे। उसके बाद धीरे धीरे इनके जो आगे की पीढ़ियाँ हैं वो आती रहीं और बहमनियों से गोवा को छीना था हरिहर 2 ने, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिहर 2 जो है उन्होंने गोवा पे अधिकार कर लिया था। इसके अलावा एक और तथ्य याद रखिएगा कि हरिहर 2 जो है वो बुक्का के पुत्र हैं, ठीक है। तो बुक्का के पुत्र का नाम हरिहर 2 है, हरिहर के पुत्र का नाम नहीं है, ठीक। तो याद रखिएगा, ये भी फैक्ट एक याद करने वाला है। इसके साथ ही इन्होंने टाइटल लिया था महाराजाधिराज का। इन्होंने कनारा, मैसूर, त्रिचिन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता था। साथ ही श्रीलंका के राजा से भी राजस्व वसूला करते थे। बहमनी राज्य के साथ इनका संघर्ष चलता था। उसके बाद इन्होंने 1377 में आक्रमण किया और असफल रहे। उसके बाद हरिहर 2 जो है इनकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि इन्होंने बेलगांव व गोवा को छीन लिया था। उसके बाद है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे राजा कृष्णदेव राय कहाँ से संबंधित हैं? विजयनगर से संबंधित हैं। इनका एक युद्ध हो रहा है गोलकोंडा के साथ। किस राजा के साथ हुआ? तो गोलकोंडा के थे कुली कुतुब शाह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय और गोलकोंडा के राजा सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ एक युद्ध हुआ था।
लेकिन कृष्णदेव राय जो थे वो अत्यधिक कुशाग्र शासक थे, तो उन्होंने पराजित कर दिया था कुतुबशाही वंश को। उसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक, तो अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों की से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो यहाँ पे भू राजस्व जो है, जो लैंड रेवेन्यू है, वो काफ़ी अच्छी वित्तीय व्यवस्था के रूप में था विजयनगर साम्राज्य के लिए। विजयनगर साम्राज्य के आय के स्रोत जो थे वो बहुत सारे थे, जैसे कि भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग कर, ये सभी लगाए जाते थे। भूमि जो थी उसका सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग जो है वो भूमि कर के रूप में लिया जाता था, वसूल किया जाता था, और इसको कहा जाता था शिष्ट। शिष्ट जो था वो एक प्रकार का भूमि कर हुआ करता था, और यही जो थी राज्य की प्रमुख आय स्रोत में से होता था। ठीक है, इसके साथ ही इनके केंद्रीय राजस्व विभाग का एक नाम भी था, जिसको अस्थवन, अठवन या अट्ठावने कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो इसकी राजधानी जो है हम्पी, वहाँ मिलता है, हम्पी में मिलता है। ठीक, कहाँ पे? कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। तो यहाँ पे दीवाने अर्ज जो है वो रक्षा विभाग से संबंधित है, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित है। और ये जो है दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज जो है, इसको आरिज मुमालिक भी कहा जाता है, जो कि सल्तनत काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो विभाग है ये बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ ये जो प्रश्न है दीवाने अर्ज, इसको आरिज मुमालिक भी पूछ सकते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? सैन्य विभाग से संबंधित है। किसने स्थापना की थी इसकी? तो बलबन ने स्थापना की थी। नेक्स्ट है शिवाजी की राजधानी क्या थी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था, 1674 याद रखिएगा। और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है बहमनी राज्य। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, मतलब उसका फाउंडर कौन था। तो यहाँ पे बहमनी राज्य का संस्थापक जो था ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन जो थे वो बहमनी राज्य के संस्थापक हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो दक्कन के अमीरान ए सदाह के विरोध के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे दक्कन में अमीरान ए सादा प्रशासन हुआ करता था, जो कि तुगलक से संबंधित था, तुगलक राज्य से संबंधित था, और तुगलक वंश का कुछ अंतिम दिन सा चल रहा था। उस टाइम पे बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो ज़फ़र खां जो थे, जिनका नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। इनका ओरिजिनल नाम ज़फ़र खां है, जिसको हसन गंगू भी कहा जाता है। तो इन्होंने उपाधि धारण की। उसके बाद ये बहमनी साम्राज्य की इन्होंने नींव डाली थी। कब डाली थी? तो 1347 में डाली थी। ठीक है, 1347 याद रखिएगा। इनकी जो राजधानी थी उसका नाम था गुलबर्गा। ठीक, गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। बाद में इन्होंने उसका नाम जो है अहसानाबाद कर दिया था, अहसानाबाद रखा था। तो गुलबर्गा जो है राजधानी हो जाएगी किसकी? बहमनी शासन की। और उसके बाद जो इसके संस्थापक थे उनका नाम था ज़फ़र खां या फिर हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। उसके साथ ही इसकी एक प्रमुख बात ये थी कि इन्होंने अपने साम्राज्य को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये एक मेन शासक के रूप में थे, और बाकी अन्य शासकों को इन्होंने 4 राज्य जो थे वो सौंप दिए थे, जिसमें से पहला था गुलबर्गा, दूसरा था दौलताबाद, तीसरा था बरार और बीदर। ठीक है, तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर, समझ सकते हैं हम लोग महाराष्ट्र का एरिया और कर्नाटक का एरिया, यहाँ पे बहमनी शासन था। यहाँ पे बीजापुर सम्मिलित था
गुलबर्गा में, तो गुलबर्गा प्रांत जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इन्होंने दक्षिण के जितने भी हिंदू शासक थे उनको अपने अधीन कर दिया था, इस प्रकार से कि उनको या तो अपने अनुयायी का पद दे दिया था या तो कोई जागीर प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने हिंदू शासकों को अपने अधीन कर लिया था। इसके साथ ही हिंदुओं से जजिया कर भी लेते थे, मतलब जजिया कर माफ़ कर दिया गया था। जब इन्होंने उनको अपने अधीन किया तो जजिया कर ना लेने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट है सरंजामी प्रथा, किससे संबंधित है? तो ये जो प्रथा है ये मराठा भू राजस्व प्रथा है। भू टैक्स जो होता है, भू रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू होता है एडमिनिस्ट्रेशन, उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो यहाँ पे खराज है, खुम्स है, उश है और मुक्ताई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 है, मतलब खुम्स को छोड़ के सभी ऑप्शन जो हैं ये एक तरह के भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सभी हैं भूमि उत्पाद पे लगने वाले टैक्स हैं। वहीं अगर खुम्स की बात की जाए तो ये लूट का धन हुआ करता था कि जैसे एक राज्य ने दूसरे राज्य पर आक्रमण किया है तो उस समय जो धन प्राप्ति होती थी उसको खुम्स कहा जाता था। ठीक है, तो ये शत्रु राज्य से लूटा गया धन होता था और इस लूट का 4/5 भाग जो था वो सैनिकों को बांट दिया जाता था और 1/5 भाग जो था वो राजकोष में जमा कर दिया जाता था। ठीक है, तो 5 हिस्से में बराबर बंटता था। 4/5 भाग जो था वो सैनिकों के लिए, 1/5 भाग राजकोष में। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक 2 ऐसे व्यक्ति हैं, याद रखिएगा नाम, अलाउद्दीन खिलजी और MBT मोहम्मद बिन तुगलक 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 4/5 को राजकोष में रखा और 1/5 सैनिकों में बांटा था। ठीक है, और इसके साथ ही अगर सिकंदर लोदी की बात की जाए तो जो भी गड़े हुए खजाने मिलते थे उसमें से वो कोई भी हिस्सा नहीं लेता था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं लेकिन इस पे भी प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड हो गया है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक सिंगल स्टेटमेंट ना होकर के 2-3 स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो 2-3 स्टेटमेंट में 1-2 स्टेटमेंट तो कठिन होती है, एक काफ़ी सिंपल होती है, लेकिन अगर आपको उसकी जानकारी है तो आप सही कर लेते हैं, नहीं तो वो प्रश्न गलत हो जाता है। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ठीक है, तो फसल की नपाई होगी और उसका जो आधा है वो पूरा पूरा टैक्स के रूप में हो जाएगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक्सपेंशन, मतलब विस्तारवाद की जो नीति थी, कई राज्यों पे आक्रमण करता था क्योंकि उसने अपना टैक्सेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा था। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो खुम्स से प्राप्त धन था उसका भी 4/5 जो था वो राजकोष में रख लेता था। इसके साथ ही और भी उसने टैक्सेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा था कि सैनिकों के पास या राजस्व के पास एक प्रॉपर धन जो था वो एकत्रित हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फसल की नपाई जब होती थी तो उसका भी आधा जो था वो राजस्व के रूप में ले लेता था। कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी करता था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। ठीक है, तो उसने उपज का 50% यानी कि पूरा आधा जो था वो भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिससे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। ठीक, तो लगभग अनाज के रूप में 50% ले लिया करता था। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश जो थे वो 1/3 दर से अधिक नहीं लिया करते थे। ठीक है, तो 1/3 लिया करते थे, इन्होंने उसको 1/2 कर दिया था। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक भी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने अलाउद्दीन के कुछ पॉलिसीज़ को फॉलो किया। ठीक है, जैसे कि खुम्स का भी वो 4/5 जो था वो अपने राज्य में रख लेते थे, राजस्व के रूप में ले लेते थे। इसी तरह वो भूमि पैमाइश जो थी वो भूमि पैमाइश नहीं करते थे, भूमि को नापते नहीं थे, एक अनुमान के रूप में 50% उसका ले लिया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था वो प्रॉपर भूमि की पैमाइश करवाता था और उसके बाद उसका 50% जो था वो राजस्व के रूप में लेता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में MBT भी दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन ज़कारिया किस संप्रदाय के थे? ठीक,
तो ये सूफ़ी संत हुआ करते थे शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, ये सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। ठीक है, तो सूफियों में भी कई सारे डिविजन्स हैं, जैसे सोहरावर्दी है, इसके साथ चिश्ती है, और भी कई संप्रदाय होते हैं जो कि सूफ़ी संतों में आते हैं। तो भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय के शेख बहाउद्दीन ज़कारिया थे। याद रखिएगा, ज़कारिया किससे संबंधित है? सोहरावर्दी से। ठीक, तो सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। ठीक है, तो इससे कुछ और महत्वपूर्ण जो सूफी संत हैं वो हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ठीक, तो यहाँ पे सैन्य टुकड़ियों को इन्होंने अंक की संख्या में विभाजित किया था। ठीक है, इकाइयों में विभाजित किया था। तो यहाँ पे आंसर तो है इस्लाम शाह, लेकिन बीपीएससी ने इसको उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक माना है, क्योंकि माना जाता है इस्लाम शाह के बाद भी कई सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने ये प्रणाली जो है सैनिकों को इस इतने इकाइयों में बांटने वाली प्रणाली को फॉलो किया। तो इनके पुत्र हुआ करते थे शेरशाह, उन्होंने भी इस प्रणाली को अपनाया था। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित जो है वो राज्य कानून से संबंधित है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन याद रखने हैं, एक होता है शरिया। तो शरिया जो होता है वो नियम होते हैं, धार्मिक नियम माने जाते हैं मुस्लिमों के। वहीं अगर जवाबित की बात की जाए तो जहाँ पे शरिया जो होता है राज्य का कानून तो बना नहीं सकता है, तो इसलिए जवाबित शब्द का उपयोग किया जाता है जो कि राज्य के कानून से संबंधित है। और इसका स्पेशल वर्णन जो है वो हम लोग देखेंगे उनके समय में, औरंगज़ेब के समय में। ठीक, तो यहाँ पे जवाबित क्या है? राज्य कानून है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिक्कों के नाम दिए गए हैं, टंका, शशगनी और जीतल। तो जीतल जो था वो तो तांबे का हुआ करता था, और टंका और शशगनी दोनों ही चांदी के हुआ करते थे। ठीक, तो यहाँ पे टंका चांदी है, शशगनी चांदी है, जीतल तांबा है। ठीक, शशगनी भी चांदी का सिक्का हुआ करता था, और टंका और जीतल का जो अनुपात था वो 1/48 था। ठीक, तो 1:48 का एक रेशियो हुआ करता था टंका और जीतल के अनुपात का। ये याद रखिएगा क्योंकि इस पे भी प्रश्न बनते हैं कि टंका और जीतल का अनुपात क्या था। नेक्स्ट है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो कागज़ से पहले पत्तों पे लिखने का प्रचलन था। कुछ स्पेशल टाइप के पत्ते हुआ करते थे, उन पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी, लिखने का प्रचलन था। पर 12वीं शताब्दी तक जो कागज़ था उसका प्रयोग होने लगा था। तो यहाँ पे सर्वप्रथम इसका जो आविष्कार है वो चाइना में हुआ था, और बाद में 12वीं शताब्दी तक भारत में भी इसका प्रयोग जो था वो प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक संग्रहालय है, आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता में बेस्ड है। यहाँ पे 1105 ईस्वी का जो पेपर है वो संरक्षित करके रखा गया है, जिसका शीर्षक क्या है? पंचरक्षा। ठीक, तो यहाँ पे माना जा सकता है कि 11वीं शताब्दी के आसपास, 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास भारत में भी पेपर का यूज़ जो था वो शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, तबकाते नसीरी का लेखक कौन है? ठीक, तो यहाँ पे है मिनहाज उस सिराज। तबकाते नसीरी किसके बारे में वर्णन देता है? ये मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था। यहाँ पे ये दिल्ली सल्तनत के बारे में एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जहाँ पे हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। स्पेशली सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है तबकाते नसीरी। इसके साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक और किस तरह से मोहम्मद गौरी ने भारत पे विजय प्राप्त की, और उसके बाद किस प्रकार से और भी इल्तुतमिश या बाकी शासक आए, तो इनके बारे में बातें जो है वो बताता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे भक्ति संत के बारे में पूछ रहा है कि सभी भक्ति संत जो थे उनके मध्य एक समान विशेषता थी। क्या विशेषता थी वो? तो पहला तो ये था कि उनकी जो वाणी थी, वाणी की जो भाषा थी वो इस तरह की भाषा थी कि भक्त समझते थे और बाकी लोग भी उनसे जुड़ना चाहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा है, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, ऐसा गलत है। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, ये भी गलत है।
मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया, ये भी गलत है। तो भक्ति संत जो थे वो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा करते थे जिसे भक्त समझा करते थे। ठीक है, तो जो भी लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, जिस भी जगह के होते थे वो व्यक्ति, वहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करते थे या उसी भाषा में अपने उपदेश जो थे वो दिया करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ठीक, तो यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताऊंगी। निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया, यहाँ पे ये जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे जितने भी सुल्तान के नाम दिए गए हैं इनके बारे में एक एक विशेषता बताती हूँ। जैसे जलालुद्दीन जो थे वो निज़ामुद्दीन औलिया से मिलना चाहते थे, ये इनसे मिले नहीं थे, औलिया इनसे मिले नहीं थे, लेकिन इनको इनकार भी नहीं किया था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जलालुद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया से मिलना चाहते थे, मिल नहीं पाए थे, लेकिन उनको इनकार भी नहीं किया था औलिया ने। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था निज़ामुद्दीन औलिया ने, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक, इनसे और औलिया के बीच में कुछ अनबन चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक भी निज़ामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे, और जब गयासुद्दीन तुगलक ने कहा औलिया को, एक काइंड ऑफ चैलेंज दिया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ दिल्ली को रूल करने, उस समय निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो दिल्ली में ही निवास किया करते थे, तब इन्होंने उनको उत्तर में कहा था कि दिल्ली अभी दूरस्थ है, मतलब दिल्ली अभी दूर है। और इसी तरह से जब गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली पहुंचते हैं तो वहाँ पे इनकी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है। इस तरह से ये कभी भी दिल्ली पे शासन नहीं कर पाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया से रिलेटेड प्रश्न है, भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बट यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक के साथ भी इनका जो रिलेशन था वो काफ़ी कोई बहुत अच्छा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की है? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है, याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक और किताब लिखी हुई है, उसका वर्णन आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी किताबों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और 12 मासा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पे घुड़सवार सेना नहीं था, तुलगमा प्रथा जो था, या फिर अफ़गानों की आपसी फूट। तुलगमा प्रथा एक तरह से मान सकते हैं, अफ़गानों की आपसी फूट नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ पे उनकी सैन्य कुशलता जो है, जिस तरह से बाबर ने जीता था पानीपत का युद्ध, उनकी सैन्य कुशलता जो थी उसको कारण बताया जा सकता है। कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। सैन्य कुशलता जो थी, इसके बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। बाबर की जो सेना थी वो संख्या में लोदी सेना से काफ़ी कम थी, लेकिन उनका कुशल सैन्य नीति और जो भी उनका पराक्रम था उसी से वो जीत पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुक ए बाबरी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर ने खुद लिखा था, और बाबर की जो भाषा थी वो तुर्की थी, क्योंकि वो तुर्क से आया था, तो वहाँ पे तुर्की भाषा जानता था, तो उसने तुर्की में अपने जो ऑटोबायोग्राफी है उसको लिखा था। ठीक, बाद में इसका ट्रांसलेशन जो है वो कई भाषाओं में हुआ। तुर्की जो थी वो मुग़ल दरबार की राजभाषा नहीं थी। ठीक है, राजभाषा नहीं थी, तुर्की जो थी वो बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। इसके साथ ही यहाँ पे फ़ारसी जो थी वो राजभाषा हुआ करती थी। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 में किया था। ठीक है, चुनार पर आक्रमण हुमायूं ने किया था 1532 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो यहाँ पे मकबरे का निर्माण बादशाह पति के लिए हाजी बेगम ने करवाया था। हाजी बेगम जो थी वो हुमायूं की पत्नी हुआ करती थी, और हुमायूं की मृत्यु के बाद हाजी बेगम ने एक मकबरे का निर्माण करवाया था, और इसका जो नक्शा है वो मीरक मिर्ज़ा गियास, एक ईरानी वास्तुकार थे, उन्होंने तैयार किया था। ये श्वेत संगमरमर का बना हुआ था और भारत का पहला गुम्बद वाला मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ये इनकी बहन ने की थी, गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक,
हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो इनकी बहन ने लिखा था, जिनका नाम था गुलबदन बेगम। ये फ़ारसी भाषा में है, ठीक है, फ़ारसी भाषा में लिखा हुआ है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के जब शुरू किया था तो उस टाइम पे उन्होंने बाकी लोगों से भी लिखा था कि आपको जो स्मरण है मुग़ल काल के बारे में वो आप लिखें, तो तब गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो यहाँ पे है चौसा का युद्ध, देवरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट युद्ध जो हैं वो लड़े गए थे। तो यहाँ पे देवराई का युद्ध पहले आएगा, फिर चौसा आएगा, फिर कन्नौज जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, और सबसे लास्ट में आएगा सरहिंद का युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुमायूं का जो क्रम है युद्धों का वो ये है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। कोई शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देवराई का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध आएगा। देवराई का युद्ध और दोराह का युद्ध भी कहा जाता है इसको। तो 1551 में गोमती नदी के किनारे दोराह का युद्ध जो था वो अफ़गानों के साथ लड़ा गया था। फिर उसके बाद 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध जो था वो हुमायूं ने शेरशाह से लड़ा था, और जिसमें हुमायूं जो थे उनकी जान बचाई गई थी, क्योंकि हुमायूं जो थे वो हार गए थे शेरशाह से बहुत बुरी तरह। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह फिर से जीत गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे शेरशाह ने कई बार पराजित किया हुमायूं को, बट अल्टीमेटली क्या हुआ था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसमें भी हुमायूं जो था वो शेरशाह से पराजित हो गया था, और 1555 में ये वापस आता है, सरहिंद का युद्ध लड़ता है, और यहाँ पे हुमायूं की विजय होती है और अपना खोया हुआ राज्य जो है वो वापस पा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुमायूं के कई सारे युद्ध हुए हैं, और उसमें से ज़्यादातर युद्ध जो हैं वो शेरशाह के साथ हुए। शेरशाह ने हमेशा उनको परास्त किया था। 1555 में जब सरहिंद का युद्ध होता है तो हुमायूं जो है वो अपना खोया हुआ सारा राज्य जो है वो जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हज़रत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, ठीक है। तो पहले इन्हें हज़रत आला कहा जाता था, बाद में सुल्तान कहने लगे। ये है शेरशाह सूरी, ठीक। शेरशाह सूरी के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं हुमायूं के को लेकर। तो यहाँ पे हुमायूं को जब इन्होंने चौसा के युद्ध में 1539 में हराया था तब इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उससे पहले 1529 में जब बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया था तब इन्होंने शेर खां जो थे, इनको शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, शेर खां भी कहा जाता है, इन्होंने हज़रत आला की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो 1529 में हज़रत आला बने। फिर उसके 10 साल बाद 1539 में चौसा के युद्ध के बाद इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है। और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था, सिक्का भी चलवाया था। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम बिहार में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो शेरशाह का जो मकबरा है ये रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच में चबूतरे पर बना हुआ है। कलिंजर के युद्ध के दौरान यानी कि 1545 में ये घायल हो गए थे, जहाँ पे शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो यहाँ पे याद रखिएगा, महाराणा प्रताप हिंदू राजा हैं लेकिन इनके जो सेनापति हैं वो मुस्लिम हैं। तो यहाँ पे हकीम खान जो हैं ये हो जाएंगे महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो हुआ था 1576 में, याद रखिएगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप थे और इनके एक मुग़ल सेनापति थे जिनका नाम था हकीम खां। इनकी लड़ाई होती है मान सिंह और आसफ खां से, ठीक है। याद रखिएगा मुग़लों से इनकी लड़ाई हो रही है, ठीक है। महाराणा प्रताप की लड़ाई मुग़लों से हो रही है। महाराणा प्रताप और इनके सेनापति हकीम खां हैं, इनकी लड़ाई मुग़लों से हो रही है। मुग़लों के जो सेनापति हैं वो मान सिंह हैं, ठीक। तो मुग़ल सेनापति मान सिंह है और जब हिंदू शासक है इनके सेनापति एक मुस्लिम है, हकीम खां है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। और इसके अलावा अफ़गानों के साथ भी इनका युद्ध हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे राजपूतों से
युद्ध हुआ, साथ ही अफगानों से भी युद्ध हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ठीक, तो ये जो भी हिंदुओं के लिए अच्छे कार्य हैं ये अकबर के द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा जो थी इस पे कर लगते थे, उसकी समाप्ति अकबर के द्वारा कर दी गई थी। कुछ और भी बातें हैं इनके बारे में जैसे याद कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय जो है वो अकबर को दिया जाता है। केंद्रीय शासन व्यवस्था था साथ ही जो कर्तव्यों की व्याख्या करता था। प्रांतीय शासन था इसका। लगान व्यवस्था अच्छी थी, मुद्रा व्यवस्था भी अच्छी थी, मनसबदारी व्यवस्था आदि ये सभी की इन सभी में सफलता प्राप्त की थी। ये पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता के बारे में बात की थी। 1562 में, इम्पॉर्टेंट है ये सभी डेट्स, 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर ख़त्म किया। 1564 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया। तो कई सुधार लाए थे ये। ठीक, जैसे कि दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति और जजिया कर की समाप्ति। और ये ईयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। 1562, 63, 64। ठीक है, इसके बाद इसके साथ ही इन्होंने बाल विवाह जो था उस पर भी रोक लगाई थी। एक लड़कियों की एक उचित आयु में विवाह करने का बात जो था वो प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर के द्वारा बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया गया था और इसको मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था 1576 में। ठीक है, तो 1576 में सुलेमान कर्रानी की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था दाऊद खां वो गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बाद में अकबर ने आक्रमण कर दिया और जीत गए बिहार और यहाँ पे बंगाल पे आक्रमण किया और जीत भी गए। तो यहाँ पे 1572 में ये सभी चीज़ें कर्रानी की मृत्यु के बाद हुई थी। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कर्रानी पर विजय कब प्राप्त की थी अकबर ने? तो 1572 में, 1572 में प्राप्त की थी। तो विजय तो यहीं से मिलनी प्रारंभ हो गई थी 1574 में। पर एक व्यक्ति जो था दाऊद बंगाल भाग गए थे। तो दाऊद को ख़त्म करने के बाद जब बंगाल को फाइनली जब हासिल कर लिया तो कहा जा सकता है 1576 के बाद ये सब कुछ हासिल हो गया था और तब बंगाल और बिहार पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिल गया था। तो ये जो 1576 में तोडरमल, मुजफ्फर खां, हुसैन कुली खां इन सभी ने मिल के पराजित किया था दाऊद को। ठीक है, तो दो नाम है सुलेमान कर्रानी जिनकी मृत्यु हुई थी 1572 में। उसके बाद बंगाल और बिहार जो था वो स्वतंत्र था लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो अकबर ने पराजित कर दिया था और फाइनली 1576 में इसको मिला लिया था अपने में। नेक्स्ट है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लगभग 1600 के आसपास हुआ है और 1600 में जिसका साम्राज्य था वो था अकबर। ठीक है, तो 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। कुछ लोग भी थे जो अंग्रेज़ी यात्री जो थे वो भी अकबर से मिलने आए थे। अकबर की अगली जो पीढ़ियाँ आती हैं उनसे भी मिलने आए थे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है किसके शासन में काल में हुआ था? तो यहाँ पे अकबर के शासन काल में हुआ था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका निर्माण 1600 में हो गया था, बट उससे पहले भी कई सारी व्यापारियों के संगठन बने थे। तो 1599 के आसपास मान सकते हैं कि यहाँ पे इनका गठन जो था वो प्रारंभ होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी है क्या? आईने अकबरी एक हिस्सा है अकबरनामा का। अकबरनामा जो है वो 3 पार्ट्स में लिखा गया है। तो जो तीसरा भाग है उसका नाम है आईने अकबरी। ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अबुल फजल जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो अकबरनामा 3 भागों में है और जो तीसरा भाग है उसको आईने अकबरी नाम से जाना जाता है। इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ये नूर जहाँ के पिता थे। तो नूर जहाँ ने इनका मकबरा आगरा में बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, परचिनकारी जिसको पित्राद्यूरा भी कहा जाता है, ये निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में जो अर्ध कीमती पत्थर जड़ के फूलों की नक्काशी करना, इसको परचिनकारी
या फिर पित्राद्युरा कहा जाता था। तो उस समय जो भी मुग़ल जो कला थी, वास्तुकला थी, आर्किटेक्चर था, उसमें कीमती पत्थरों को लगाया जाता था दीवारों पे। तो जो कीमती पत्थर थे उनमें फूलों की नक्काशी भी की जाती थी उनसे। तो इस तरह की चीज़ों को पर्चिनकारी या फिर पित्राद्युरा भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला कार्य जो था, ये पर्चिनकारी का कार्य जो था, सबसे पहला जो है इसका एग्जाम्पल जो है वो इत्माद-उद-दौला, जो कि नूरजहाँ के पिता थे, उनके मकबरे पे देखा गया था। वहाँ पे ये सबसे पहले बार कार्य करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था। तो ये एक तरह से लगान निर्धारण का एक तरीका हुआ करता था, टैक्स लगाने का एक तरीका हुआ करता था, जिसको बंटाई कहा जाता था। ठीक है, बंटाई शब्द का प्रयोग किया जाता था लगान निर्धारण के तरीके के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो यहाँ पे हुमायूं का नाम आता है। हुमायूं जो है चित्रकारी को प्रोत्साहन देते थे और इन्होंने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे निगार खाना नामक चित्रकारी का कारखाना इन्होंने बनवाया था। वहीं अगर अन्नू अनुजा की एक एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये निगार खाना है। ठीक है, वहीं अन्नू अनुजा की एक किताब है जिसमें उन्होंने अकबर की पेंटिंग्स के बारे में बताया, अकबर के शासनकाल के दौरान। वहाँ पे अकबर ने तस्वीर खाना बनवाया था। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है वो माना है अकबर का। ठीक है, बट अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो हुमायूं जो है वो सही उत्तर है। बट हम लोग बीपीएससी के साथ ही जाएंगे तो हम लोग इसका आंसर लगाएंगे अकबर, अकबर। ठीक है, नेक्स्ट है, दास्ताने अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दास्तान ए अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे जितने भी ग्रंथ थे उनको चित्रण के रूप में प्रेजेंट करने का एक कार्य जो है वो हुमायूं के समय पे स्टार्ट हुआ था और अकबर के समय तक चलता रहा था। तो यहाँ पे दास्ताने अमीर हमज़ा जो थी वो पहला ग्रंथ था जिसको चित्रित रूप में वर्णित किया गया था। तो ये कार्य जो है स्टार्ट किया था मीर सैयद अली ने। किस समय स्टार्ट किया था? तो हुमायूं के समय पे स्टार्ट किया था, पर अंत जो है वो अकबर के समय में अब्दू समद ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब्दू समद और मीर सैयद अली दोनों ही आंसर होगा, इसलिए स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। माना जाता है कि ये कार्य जो है इसमें 15 वर्ष का समय लगा था। बदायूनी और शाहनवाज़ खां के अनुसार स्टार्ट तो सैयद अली ने किया था, बाद में अब्दू समद जो थे ये भी इन्होंने भी देख रेख में कार्य किया था। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है हुमायूं के टाइम से, एंड होता है अकबर के शासनकाल में। तो इसमें लगभग 1400 चित्र हैं, 1400 चित्र बनाए गए हैं। ये जो ग्रंथ है ये फारसी में लिखा गया था। नेक्स्ट है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके द्वार में हुआ था? यूरोपियन पेंटिंग्स का जो प्रवेश है वो किसके दरबार में हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के समय। ठीक है, दोनों ही राजाओं ने, हुमायूं हुए या अकबर हुए, दोनों ने पेंटिंग्स को ज़्यादा प्रोत्साहित किया। बट यूरोपियन पेंटिंग्स जो हैं उस टाइम पे अंग्रेज़ यात्री जो थे अकबर के समय में भारत आने लगे थे, तो उन्होंने यूरोपियन पेंटिंग्स भी अपने साथ लाना शुरू किया था। ठीक, तो अकबर के दरबार में यूरोपियन चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। पुर्तगाली जो थे वो आ चुके थे। ठीक है, तो इनके माध्यम से जो यूरोपीय चित्रकला है उसका प्रवेश हो चुका था, जिनमें मुग़ल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की। व्यक्ति विशेष का चित्रण, दृश्य के आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। ठीक है, तो 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं यूरोपियन पेंटिंग से सीखा। पहला कि एक व्यक्ति को काफ़ी विशेष दिखाना, व्यक्ति विशेष का चित्रण करना, और दृश्य में जो आगे दिख रही हैं वस्तुएं उनको छोटे आकार का बनाना, ताकि जो मेन चीज़ है उस पर फोकस हो सके। तो चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। अकबर के शासनकाल में यूरोपियन चित्रकला का प्रभाव मुग़ल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपियन शैली का चित्रकार था। तो अकबर के दरबार में एक यूरोपियन शैली का चित्रकार भी था जिसका नाम था मिस्किन। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। दसवंत भी था एक, तो मिस्किन भी हो जाता है, दसवंत भी हो जाता है। वहीं जहांगीर के शासनकाल की बात की जाए तो इसको मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है।
तो याद रखिएगा, हुमायूं हुए या अकबर हुए या इसके बाद जब आ रहे हैं जहांगीर, तो ये सभी लोग पेंटिंग्स को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो यहाँ पे अकबर के राज दरबारी हुआ करते थे दसवंत और वसावन, ये दोनों ही अकबरकालीन चित्रकार थे। दसवंत एक कहार का बेटा हुआ करता था, जिनके काम से अकबर जो थे वो बहुत प्रभावित हुए थे। यहाँ पे कुछ और नाम हैं जो अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में लिखे हैं। तो कुछ और चित्रकारों के नाम हैं, जैसे कि दसवंत, वसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश। ये सभी नाम तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ नाम जो है वो अक्सर चित्रकारी के नाम पे पूछ लिए जाते हैं कि ये चित्रकार जो थे ये किसके साम्राज्य में थे या किसके राज दरबारी हुआ करते थे। तो इसलिए ये सब नाम जो है, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं जो कि हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे कौन सा नाम जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ठीक है, तो यहाँ पे शीर्ष बिंदु पर तो जहांगीर के समय पहुँची थी। बाकी हुमायूं, ये अकबर, हुमायूं, अकबर, इन सभी ने पेट्रोनेज जो था चित्रकला को प्रदान किया था, इसका संरक्षण किया था, लेकिन अपने शीर्ष पर पहुँची थी जहांगीर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जबती प्रणाली जो है ये अकबर के समय से स्टार्ट हुई थी। ये एक लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। ठीक है, तो ये लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन हुआ करता था। इसमें भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, निर्धारण किया जाता था। ठीक है, तो भू राजस्व का निर्धारण जो था ये दस्तूरुल अमल या फिर जब्ती खसरे। ठीक है, तो यहाँ पे जब्ती का एक तरीका जो था उसके आधार पे भू राजस्व का निर्धारण जो था वो किया जाता था। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, मनुची, ट्रेवेनियर, विलियम फिच, अब्दुल हामिद लाहौरी। या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे विलियम फिच जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम फिच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे थे। साथ ही इसमें 5000 से 20,000 लोगों ने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? तो यहाँ पे जैनुल आबदीन जो है, सुल्तान जैनुल आबदीन, इनको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर के थे ये। साथ ही इनके जो कार्य थे, सामाजिक कार्य थे, वो कहीं ना कहीं अकबर से प्रेरित थे, तो इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद भी कराया था, जैसे कि साथ ही इन्होंने कई सारे जो वैद्य थे उनको संरक्षण भी प्रदान किया था, जैसे मंसूर बिन अहमद या श्री भट्ट, इन सभी को एक संरक्षण प्रदान किया। साथ ही सामाजिक कार्य करते थे, तो इनको जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? इम्पॉर्टेंट है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा ये जहांगीर ने शुरू की थी। जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत जात पद बढ़ाए बिना ही मनसबदार अधिक सेना रख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अस्पा का अर्थ ये है, इसमें जो मनसबदार हैं वो अपने सवार के पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, 2 अस्पा मतलब जो उनका पद है उसके 2 गुना घोड़े रखने हैं। सिंह अस्पा का अर्थ है कि सवार पद से 3 गुना घोड़े रखने का जो एक प्रचलन था वो शुरू किया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ तक हमने 70 क्वेश्चन तक कर लिया है। यहाँ पे हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास। तो यहाँ तक जितने क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए गए हैं इसको प्लीज़ रिवाइज करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मनसबदारी जो होती है ये प्रथा जो है किसके द्वारा चलाई गई थी। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।